ये है यू यंग चल, साउथ कोरिया का एक कुख्यात सीरियल किलर जिसने साल 2003 से 2004 के बीच साउथ कोरिया की नेशनल प्रेस से लेकर पुलिस फोर्स तक को दहशत में डाल दिया था, वो भी एक होममेड हैमर के साथ। और अपनी ब्लड सोक्ड क्लीन स्प्रे पर जाने से पहले वो कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसका जेल में आना जाना लगे रहता था। तो चलिए उस कोरियन व्यक्ति की कहानी को जानते हैं जिसने 26 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। बात है साल 2004 की। साउथ कोरिया के शहर सियोल में कुछ मसाज पार्लर्स की ओनर ने एक सस्पिशियसली फैमिलियर पैटर्न नोटिस किया कि उनके यहाँ काम कर रही लड़कियां गायब यानी मिसिंग होती जा रही हैं। और क्योंकि वो लड़कियां अपने घर से दूर शहर में रहकर काम करती थी और एक आइसोलेटेड लाइफ जीती थी, इसलिए उनके मिसिंग होने पर किसी फैमिली या फ्रेंड ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी कारण वो एक आसान टारगेट भी थी। बट एक दिन एक मसाज पार्लर ओनर को एक सस्पिशियस कॉल आया, एक व्यक्ति का जो सर्विस के लिए लड़की को पूछ रहा था। नॉर्मली ये कोई सस्पिशियस कॉल नहीं थी, बट ये कॉल मिसिंग लड़कियों में से एक के सेल फोन से आई थी। इसलिए मसाज पार्लर ओनर ने पुलिस के साथ मिलकर फोन की दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति को पकड़ने का प्लान बनाया और वो सीधा उस प्लान में फंस भी गया। जैसे यू यंग चल पार्लर ओनर द्वारा बताई गई लोकेशन पर लड़की से मिलने पहुंचा, उसे पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। बट पुलिस जिसे किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस समझ रही थी, वो साउथ कोरिया के इतिहास के सबसे हॉरिफिक केसेस में से एक निकला। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने 20 से ज्यादा औरतों की जान ली है, जिनमें ज्यादातर या तो प्रोस्टिट्यूट्स थी या बुजुर्ग वेल्दी महिलाएं। आगे उसने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां वो अपने विक्टिम्स को मारकर दफनाया करता था। बट वो ऐसी क्या चीज थी जिसने किसी व्यक्ति को अन्य के विरुद्ध ऐसे डायबोलिकल अपराध करने पर प्रेरित करती है? ये कहानी तब शुरू होती है जब यू मात्र एक बच्चा था। उस दौरान उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी घटी जिससे वो पार ना पा सका और इस खूनी रास्ते पर चल पड़ा। 1970 में गोचैंग नामक एक जगह पर यू यंग चल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जिस कारण उसका बचपन ज्यादा सुखद नहीं था। स्कूल में बाकी बच्चे उसे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर चिढ़ाते रहते थे और क्योंकि उसके कुछ विक्टिम्स वेल्दी और अपर क्लास के थे, तो ऐसा माना जाता है कि छोटी उम्र में ही गरीब होने के कारण उसके अंदर उन लोगों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी जो उससे कहीं बेहतर स्थिति में थे। इतना ही नहीं, बचपन में एक दिन जब उसकी माँ उसे और उसके सिबलिंग्स को उसके दादी के घर छोड़कर सब्जी लेने पहुंची, तो वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। जहाँ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पिता ने उठाई, उसने उन्हें एक नए घर में शिफ्ट किया जहाँ उनकी स्टेप मदर उनका इंतजार कर रही थी। बट यह कोई हैप्पी होम नहीं था, क्योंकि वो स्टेप मदर उन भाई बहनों के प्रति बहुत वायलेंट थी। जीवन जैसे तैसे चल रहा था, पर तभी एक और ट्रेजेडी घटी। साल 1985 में एक हॉरिफिक ट्रैफिक एक्सीडेंट में यू के पिताजी भी चल बसे। अब यहाँ से उसके पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपने जीवन को बदलने और इस गरीबी से निकलने का फैसला किया। यू ने फैसला किया कि उसे हार्डवर्क करके जीवन में सक्सेसफुल होना है। बट आर्ट स्कूल में अप्लाई करने के बाद उसे एक और झटका लगा। उसे स्कूल द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो इधर उधर ही घूमता रहा और 1988 तक उसे अंततः उसकी क्वालिफिकेशन के साथ एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिला। बट मन लगाकर पढ़ने के बजाय उसने तेजी से पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढा, क्राइम। और इसी के चलते जब वह मात्र 18 साल का था, वो अपने पड़ोस में चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिस कारण उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में डाला गया। बट पनिशमेंट यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो टेक्निकल स्कूल की क्लासेस पूरी नहीं कर सका, वो फेल हो गया और यहीं से उसकी क्राइम तेजी से बढ़ने लगी। वो अब कैश, एक्सपेंसिव आइटम चुराता कार्स तक पहुंच चुका था। बट उसकी चोरियों का एक पैटर्न था जो आगे चलकर लोगों के सामने आया। साल 1991 में अपने ही मकान मालिक से चोरी करने के बाद उसे फिर से पकड़ा गया। इस बार उसे जेल जाना पड़ा, जहां उसे अपने कुकर्मों के कारण 10 महीने गुजारने पड़े। बट इतने बुरे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक मसूज यानी मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़की थी, वो उसकी वाइफ बनने को मान गई और उनका साथ में एक लड़का भी हुआ। बट अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करने के बजाय वो फिर से उस काम पर उतर गया जिसके लिए वो जाना जाता था, चोरी और जेल। एक कार जैकिंग के जुर्म में उसे फिर से 8 महीने की जेल हुई। जेल से निकलते ही उसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी द्वारा डायग्नोज किया गया, जिसका उसने आगे चलकर काफी फायदा उठाया। यू अपनी जरूरतों के लिए कानून को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानता था। अब तक उसके द्वारा की गई चोरियां और क्राइम्स में किसी को ज्यादा खास नुकसान नहीं होता था। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज को तो होता था, बट इन छोटे छोटे क्राइम से ही वो हैवानियत की ओर बढ़ता जा रहा था।
उसे इलीगल पोर्नोग्राफी बेचने के लिए 2 साल की जेल हुई। जेल से छूटते ही तुरंत किसी दूसरे जुर्म में वह फिर से 3 साल के लिए हवालात के पीछे गया। उसकी चोरी की आदत और बार बार जेल जाने के बावजूद भी उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रही और उसके बेटे को पालती रही। बट अब वह यू के इस व्यवहार से परेशान हो चुकी थी और जब साल 2000 में यू को एक 15 साल की लड़की का रेप करने के जुर्म में 3.5 साल की सजा सुनाई गई तो उसकी पत्नी ने उसे अंततः तलाक दिया। अपनी सजा काटने के बाद 2003 में जब वह रिलीज किया गया तो वो हैवानियत की उन गहराइयों तक पहुंचा जिसने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। जेल के अंदर यू जॉन डू यंग नामक एक सीरियल किलर को एडमायर करने लगा था जिसने 1999 से 2000 के बीच 9 लोगों की जान ली थी। उसका हर एक विक्टिम वेल्दी था। जिस चीज को यू भी रिलेट करता था उसके अकॉर्डिंग पैसे वाले लोग ही उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज थे। साथ ही डाइवोर्स के बाद वो औरतों से भी नफरत करने लगा था जिससे उसके मन में काफी डार्क और डेंजरस थॉट्स आने लगे जिसका श्रेय उसके आइडल यंग को भी जाता है। यू का कहना था वुमेन शुड नॉट बी स्लट्स एंड द रिच शुड नो व्हाट दे हैव डन। ये शायद चेतावनी थी उस आतंक की जो वो आगे मचाने वाला था। उसका बेटा अपनी माँ के साथ रहता था और उसे उससे मिलने की अनुमति थी। यू समय समय पर उससे मिलने जाता था बट ये विजिटेशंस एक सिनिस्टर टर्न लेने वाली थी। यू ने सबसे क्रूर तरीके से अपनी वाइफ से बदला लेने का प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग वो विजिटेशंस के दौरान अपनी पत्नी और बेटे को बहुत बेरहमी से जान से मारता बट अपने बेटे और पत्नी के लिए उसके अंदर दबी भावनाओं के कारण वो कभी इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट सैडली जब उसने अपने अगले टारगेट को खोजा तो उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसके नेक्स्ट टारगेट थे द वेल्दी और जैसे किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए यू भी जानता था कि उसे किलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी और वह जानता था कि वो इसे कैसे करेगा। उसने अपना हथियार खुद बनाया, एक हथौड़ा जिसमें मारने के लिए इनफ पावर थी। उसने उसके बड़े हैंडल को छोटा किया, अपनी सुविधा अनुसार ग्रिप को कस्टमाइज किया। साथ ही वो अपने पास एक चाकू और ग्लव भी रखता था, मतलब एक सेल्फ कस्टमाइज्ड हैमर, नाइफ और ग्लव्स उसकी सो कॉल्ड रिवेंज के लिए काफी थे। अपने इन वेपन्स को टेस्ट करने के लिए वो स्ट्रे डॉग्स को सुनसान जगह पर ले जाता और उन्हें तब तक हथौड़े से पीटता जब तक वो मर नहीं जाते। हमने पहले भी ऐसे सीरियल किलर्स को देखा है जो जानवरों से प्रोग्रेस करते करते ह्यूमन विक्टिम्स तक पहुंचे। यो भी कोई एक्सेप्शन नहीं था और उसने जल्दी अपनी रिवेंज लेनी शुरू कर दी उनसे जिनसे वो सबसे ज्यादा हेट करता था। 24 अक्टूबर 2003 यू को जेल से निकले 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे और वो सिंसाडोंग के वेल्दी रीजन में अपने पहले टारगेट को खोजने लगा। उसे अपने पहले विक्टिम को स्पॉट करने में ज्यादा समय नहीं लगा। ली डेओक्सू 70 वर्षीय एक रिटायर्ड प्रोफेसर था जो अपनी वाइफ इयन ओक के साथ रहता था। बिना किसी वार्निंग के सुबह के करीब 10 बजे यू प्रोफेसर के घर घुसता है, सीधे मिस्टर ली के गले पर चाकू से वार करता है। मिस्टर ली हमले से नीचे गिर जाते हैं और यू इस मौके को देखकर प्रोफेसर की वाइफ पर हैमर से जानलेवा हमला करता है। उसे मारने के बाद यू हथौड़ा लेकर मिस्टर ली को फिनिश ऑफ करने आता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से आराम से चला जाता है और 10 मिनट बाद फिर आता है क्योंकि वो अपना नाइफ वहीं भूल गया था। यू ने यह सोचा कि अगर वो घर में उथल पुथल मचा देता है तो इन्वेस्टिगेटर्स को लगेगा कि ये केस रॉबरी किलिंग का है, बट जल्दबाजी में वो एक गलती कर बैठा। उसने घर में तोड़फोड़ तो की बट कुछ चुराया नहीं, जिससे पुलिस को काफी शक हुआ। साथ ही पुलिस ने क्राइम सीन से कुछ शू प्रिंट्स भी डिस्कवर किए जो आगे चलकर काफी फेमिलियर होने वाले थे। कुछ ही हफ्तों बाद 9 अक्टूबर 2003 में यू फिर से एक्शन में आया। उसने अपने आप को गुजीडोंग में सेम पोजीशन में पाया। सुबह करीब 10 बजे वो जबरदस्ती एक और वेल्दी हाउस होल्ड में घुसा जहां उसे 85 वर्षीय मोकोंग मिली जिन्हें उसने देखते ही मौत के घाट उतार दिया। बट ऐसा करते उसे हाउस ओनर की वाइफ ने देख लिया, जिसे वो जबरदस्ती बालकनी में लाया और अपने सामने बाउ डाउ करने को कहा। शायद वो जल्लाद की तरह उसे एग्जीक्यूट करना चाहता था, बट होम ओनर की वाइफ ने यू की इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और उसे कहने लगी कि उसका बेटा और पति घर पर ही हैं, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनते ही यू ने पहले उसे और फिर उसके बेटे को हथौड़े से मार मार कर अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया। इसमें ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसका बेटा व्हील चेयर पर था, जो दर्शाता है कि यू कितना बड़ा साइकोपैथ था। उसने उस डिसेबल्ड बॉय को चेयर से नीचे उतारा और बेरहमी से मारा। मतलब कुछ ही मिनटों में उसने 3 लोगों की जान ले ली थी, जो शायद 4 भी हो सकती थी। बट होम ओनर घर पर नहीं था और जब वो वापस घर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पैरों से याद आया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में वो सेम फुटप्रिंट्स खोजे जो उन्हें पिछले क्राइम सीन में मिले थे।
मतलब अब पुलिस के डेटाबेस में एक ऐसी चीज थी जिसका पीछा करके वो डायरेक्ट किलर तक पहुंच सकते थे। बट यू को इस चीज से फर्क नहीं पड़ा। इस बार वो सैमसंग डोंग पहुंचा और एक सिंगल रेजिडेंट होम में घुसा जहां 69 वर्षीय यो जॉन ही रहती थी। वो घर में घुसा उस बुजुर्ग महिला को जबरदस्ती बाथरूम में लेकर आया, वहां उसे बेरहमी से हथौड़े से मारा। उसी दिन उसका बेटा उससे मिलने आया जिसने अपनी माँ को बाथरूम में लहूलुहान देखा। खुशकिस्मती से उसकी माँ की सांसें अभी भी चल रही थी, बट डॉक्टर्स की काफी कोशिशों के बाद ज्यादा खून बहने के कारण वो अंततः मारी गई। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैली और डेथ के बीच सिमिलरिटीज को देखते हुए ये सवाल भी सामने आने लगा कि क्या ये केस भी पिछले क्राइम सीन के फुटप्रिंट से कनेक्टेड है। पुलिस ने मामले की गर्मागर्मी को देखते हुए और पब्लिक पैनिक ना हो इसलिए फुटप्रिंट्स और इस क्राइम के बीच के कनेक्शन को डिनाई कर दिया। बट पुलिस के स्टेटमेंट का यू पर थोड़ा कुछ असर पड़ने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद यू के डार्क डिजायर्स ने उसे फिर से घेर लिया और 18 नवंबर 2003 में वो हुएवा डोंग प्रोविंस की वेल्दी स्टेट्स पर निकल पड़ा। यू फिर से एक घर में जबरदस्ती घुसा जहां उसे एक हाउसकीपर मिली जिसे उसने चाकू से डराकर मास्टर बेडरूम दिखाने को फोर्स किया, जहां 87 वर्षीय किम जोंग सक बेड पर लेटी हुई थी। जैसे ही वो किम के सामने आया, उसका सामना एक ऐसी समस्या से हुआ जो उसने पहले कभी एनकाउंटर नहीं की थी। होम ओनर का बेटा भी वहाँ मौजूद था जो मात्र एक छोटा सा बच्चा था। इस समस्या की घड़ी में यू ने सबसे पहले तो होम ओनर को हथौड़े से मौत की घाट उतारा। इतने में हाउसकीपर बच्चे को उठाकर डोर की तरफ भागी। यू ने भी भागकर मेड के हाथों से बच्चे को छीना और उसे ब्लैंकेट में रैप करके हार्म करने के बजाय दूसरे कमरे में छोड़ आया ताकि उसकी रोने की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच जाए। बच्चे को दूसरे रूम में छोड़ने के बाद वो वापस मास्टर बेडरूम में आया और हाउसकीपर को भी जान से मारा। बट एक बार फिर से उसने एक क्रिटिकल मिस्टेक कर दी। अपना नॉर्मल अटेम्प्ट टू रोबरी का केस बनाते समय जब वो घर की तोड़फोड़ कर रहा था तब उसके हाथ पर एक कट लग गया जिससे घर में उसका खून यानी डीएनए सैंपल गिर गया। और यदि आप सोच रहे हैं कि उसके पास थोड़ी सेंस ऑफ मोरालिटी थी कि उसने होम ओनर के बच्चे को नहीं मारा, तो आगे उसने जो किया वो आपको झंझोड़ कर रख देगा। अपने खून के सबूत छिपाने के लिए उसने बच्चे को अंदर छोड़कर घर में आग लगा दी और सुरक्षित दूरी से घर को जलते हुए देखता रहा। वो छोटा बच्चा किस चमत्कार से बच निकला और उसे उसके बाकी परिवार को सौंप दिया गया। आग ने पूरे मास्टर बेडरूम और बॉडीज को पूरी तरीके से जला दिया। हालांकि घर का अधिकांश हिस्सा अनटच्ड रहा और जब पुलिस ने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरा चेक किए तो उन्हें साउथ कोरिया के न्यूएस्ट सीरियल किलर का लुक मिला जिसने खून में सने अपने कपड़ों को छिपाने के लिए घर से एक स्वेटर उठाकर पहन रखा था। वीडियो में वो बस पीछे से दिख रहा था बट इन्वेस्टिगेटर्स को एटलीस्ट शुरू करने के लिए कुछ तो मिला। साथ ही उन्हें बाकी क्राइम सीन वाले फुटप्रिंट्स भी मिले। इसके बाद यू ने बुजुर्ग वेल्दी रेजिडेंट्स को टारगेट बनाना छोड़ दिया। शायद अगर वो इस फैमिलियर पैटर्न को कंटिन्यू रखता तो पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेती, हु नोज। बट अभी के लिए यू के दिमाग में कुछ और आइडियाज थे। उसे अब जीवन में कुछ चेंज चाहिए था और इसी से वो अपने अगले विक्टिम्स तक पहुंचा। एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म खरीदकर उसने रेड लाइट एरिया के आसपास काम करने वाले एस्कॉर्ट से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। सरप्राइजिंगली वो इस नए इलीगल प्रोफेशन में काफी अच्छा था और इससे उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ जहां उसने अपनी रेकलेस इंटेलिजेंट लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखी। और जैसे अमीरों के प्रति उसके अंदर घृणा थी, ऐसे ही जल्द ही औरतों के प्रति भी उसके अंदर हेट्रेड पैदा हुई क्योंकि उसने एक एस्कॉर्ट को डेट करना शुरू किया और उसे प्रपोज भी किया। बट जैसे यू के शेडी पास्ट और मैरिज के बारे में उसे पता चला, उसने भी यू को छोड़ दिया और फिर कभी उससे बात नहीं की। इस रिजेक्शन को यू झेल नहीं पाया और अब उसे फिर से रिवेंज चाहिए थी। 16 मार्च 2004 किलिंग स्ट्रीक के एक शॉर्ट पॉज के बाद वो फिर से स्ट्रीट्स पर उतरा। अपने मन में सिर्फ एक चीज सोची, रिवेंज। पुलिस ऑफिसर बनकर उसने एक स्क्वाड बुलाई, उसे अरेस्ट करने का नाटक करने लगा। इसके बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया जहां उसने उसकी बेरहमी से हत्या की। उसने पुलिस को यह भी बताया कि जान से मारने के बाद उसने उसे बाथरूम में उल्टा लटकाया ताकि उसके शरीर से सारा ब्लड बाहर निकल सके, जो दर्शाता है कि यो यंगचल की मेंटालिटी कितनी ट्विस्टेड थी। उसका अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था तो वहां से पूरी डेड बॉडी को नीचे लाना काफी कठिन काम था, तो इसलिए उसने उसके छोटे छोटे हिस्से किए, उन्हें ग्रोसरी बैग्स में डाला और सोजैंग यूनिवर्सिटी के पीछे दफना दिया। इसके बाद उसने जिन जिन स्पॉट्स पर लड़की के रिमेन्स को दफनाया था उन्हें बोतल कैप से मार्क किया, इसलिए नहीं
कि वो वापस आए और अपनी हैंडवर्क को एडमायर करे, बल्कि इसलिए ताकि वो सेम स्पॉट को न यूज करे अपने अगले विक्टिम्स के लिए। नेक्स्ट विक्टिम की बात करें तो उसके लिए उसने अपने पैटर्न को ही ब्रेक कर दिया था, क्योंकि न तो वो वेल्दी था न ही एस्कॉर्ट। इनफैक्ट वो तो आंजे सोन नामक एक स्ट्रीट वेंडर था। यू ने उससे वायग्रा खरीदी थी, बट उसने काम नहीं किया, इसलिए यू ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और वेंडर को फार्मास्यूटिकल लॉज को ब्रेक करने के जुर्म में अरेस्ट किया। वेंडर की वैन का उपयोग करके वह दोनों को नियर बाय स्पॉट पर ले गया और जब तक आन को कुछ सस्पिशन होता तब तक यू ने उसके गले और सर पर चाकू से हमला कर दिया। सरवाइव करने की स्ट्रगल में आन ने यू को भी इंजर्ड कर दिया था, जिसके रिटेलिएशन में यू ने अपने हथौड़े से 20 से 30 बार उसके सर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उस वैन में एविडेंस के अलावा कुछ भी जीवित नहीं था, इसलिए उसने वैन को एक कार पार्किंग में खड़े करके उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद उसने फिर से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एस्कॉर्ट्स को अपना टारगेट बनाया और इसके साथ ही एक शॉर्ट बट किलिंग स्प्रे की शुरुआत हुई, जिसमें कई की जान गई और कई अपने लव वन को खोने के बाद शॉक में गई। वो एस्कॉर्ट को अपने अपार्टमेंट में बुलाता, उन्हें जान से मारता, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दफनाकर उनके ऊपर बोतल कैप रख देता ताकि वो सेम जगह दोबारा डिग ना करे। उसने इस पैटर्न को अगले 9 मर्डर्स तक फॉलो किया। इसके बाद एक मसाज पार्लर ओनर ने कुछ स्ट्रेंज डिसअपीयरेंसेस पर ध्यान देना शुरू किया। बात कुछ ऐसी थी कि यू आगे की प्लानिंग करने में परफेक्ट नहीं था, जिस कारण उसने पास्ट में कई मिस्टेक्स कर रखी थी और यही लो एफर्ट प्लानिंग उसके डाउनफॉल का कारण बनी। यू की विक्टिम्स जिन पार्लर में काम करते थे उन सभी का मालिक एक ही व्यक्ति था और उसके अनुसार एक लड़की मिसिंग थी जो क्लाइंट से मिलने गई थी। उसने पार्लर में पूछा तो पता चला कि एक नहीं बल्कि कई लड़कियां मिसिंग हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी। उसने डेटाबेस में खोजबीन की तो पता चला कि सेम फोन नंबर से 2 अलग अलग पार्लर्स में से लड़कियां सर्विस के लिए बुक की गई थी और वो दोनों ही मिसिंग थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस नंबर से कॉल आई थी वो खुद एक मिसिंग गर्ल का था। खतरे को देखते हुए पार्लर ओनर ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और पुलिस के साथ मिलकर कल्प्रिट को पकड़ने का प्लान बनाया। उनका मानना था कि कल्प्रिट द्वारा लड़कियों को किडनैप करके सॉल्व कर दिया गया है, बट सच्चाई कुछ और ही थी। प्लान के अकॉर्डिंग उसी सेम फोन नंबर से कॉल आती है, एस्कॉर्ट एग्रीड मीटिंग पॉइंट तक पहुंचती है और जब पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सस्पेक्ट उनकी पकड़ में है, तभी यू लड़की को कॉल करके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता है। रीजन, द गर्ल वॉज टू टॉल। यह चीज सेंस भी बनाती है जब आप देखते हैं कि यू कैसे अपने विक्टिम्स को मारता था। इवन विक्टिम्स खुद उस आदमी के पीछे के दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताते थे। वह अक्सर अपने विक्टिम्स को घुटनों पर बैठाकर मारता था, मतलब उसे डोमिनेट करना पसंद था। इसीलिए वो कमजोर एस्कॉर्ट्स और एल्डरली वुमेन्स को अपना टारगेट बनाता था और किसी टॉल गर्ल को कन्फ्रंट करने में उसे लेस कंट्रोल फील होता, इसलिए उसने लास्ट मिनट पर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। लेकिन पुलिस को भी इस पार्ट को प्ले करने के लिए एक आइडियल गर्ल ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो जाल में फंस गया। इससे पहले यू कुछ कर पाता, उसे पुलिस के द्वारा घेर लिया गया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो डेस्परेटली कुछ चबा रहा था, जो कई एस्कॉर्ट्स के कॉलिंग कार्ड्स निकले और उसका फोन भी उसी फोन से मेल खाता था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। बट जब वो उस थीफ और किडनैपर को इंटरोगेशन रूम में ले गए तो उसने उन्हें जो बताया वो उनकी सोच से कई आगे की चीज थी। उसे सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी में ले जाया गया, जहां उससे पूछा गया कि उसने लड़कियों के साथ क्या किया है। उसने लड़कियों की किडनैपिंग और सेलिंग को डिनाई किया, बट उसने पुलिस को बताया कि वो उन लड़कियों और कुछ वेल्दी बुजुर्गों के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल है। पुलिस उसके कन्फेशन को लेकर अनश्योर थी और उन्होंने सीधा उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डिटेक्टिव्स को और शॉक करने के लिए उसने बताया कि वो 20 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है, जिसकी शुरुआत सिंसाडोंग में हुई थी और अंत एक एस्कॉर्ट की हत्या के साथ, वो भी अरेस्ट से कुछ दिन पहले। डिटेक्टिव्स को यू की बातें झूठ लग रही थी, तभी एपिलेप्सी का फायदा उठाते हुए उसने मिर्गी के दौरे का नाटक किया। इसे देखकर ऑफिसर्स ने उसे हैंडकफ से रिलीज किया और फिर उसे कुछ और करने के लिए अक्षम मानते हुए दरवाजा खुला छोड़कर बाहर चले गए। ऑफिसर्स के इस फेलियर के कारण यू वहां से भाग निकला और घर पहुंचकर सबूत नष्ट करने लगा। यह काफी अजीब सी चीज थी कि पहले तो उसने मर्डर्स को कन्फेस किया और अब वह उन्हीं के सबूत को मिटाना चाह रहा था। मतलब यह तो क्लियर है कि ये इंडिविजुअल कुछ अलग प्रकार से सोचता था। इंटरोगेशन सेंटर से भागने के अगले 12 घंटों के भीतर उसे दोबारा पकड़ लिया गया और इस बार एस्केप का कोई चांस नहीं था। हालांकि उसने अपनी स्टोरी कई बार बदली। उसका
यह भी दावा था कि वो अपने विक्टिम्स के ऑर्गन को खाया भी करता था। ये कभी पूर्ण तरीके से प्रूव नहीं हुआ, बट उसके विक्टिम्स के कुछ ऑर्गन्स मिसिंग थे, तो शायद वो सच भी बोल रहा हो। यू पुलिस को अपने विक्टिम्स की डेड बॉडीज तक ले जाने के लिए सहमत हुआ और इसी दौरान उसे रेनकोट किलर नामक निकनेम मिला। इस नाम को साउथ कोरिया में कम और इंटरनेशनली ज्यादा यूज किया गया। उसे रेनकोट किलर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो पुलिस के साथ ऑन साइट्स पर जाता था जहां उसने डेड बॉडीज दफनाई हुई थी, तो तब पुलिस उसे एक येलो रेनकोट पहनाकर ले जाती थी। मतलब रेनकोट का मर्डर से कोई रिश्ता नहीं था। सियोल के पुलिस डिपार्टमेंट को इस केस के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि अगर पार्लर का ओनर ना होता तो शायद यू यंग चल कभी पकड़ा ही ना जाता। जेल जाने के बाद उस पर काफी ट्रायल चले। ट्रायल्स के दौरान उसने जज और स्पेक्टेटर पर हमला करने का प्रयास किया। साथ ही उसे उनकी फैमिली के प्रति कोई रिमोर्स भी नहीं था जिन्हें उसने मारा था। उसने कस्टडी में सुसाइड करने की भी कोशिश की, बट इसके बावजूद भी उसकी सजा कम नहीं हुई, बल्कि जो क्राइम्स उसने किए थे उसके लिए उसे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिली। बट साउथ कोरिया में 1997 से लेकर अब तक किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। मतलब यू यंग चल को भी आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया और शायद आगे भी ना करें। भले ही यू यंग चल को एग्जीक्यूट ना किया गया हो, बट फिर भी साउथ कोरिया के लोग चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि वो आजीवन जेल से तो निकलने से रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।